नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज आप लोगों के सामने में एक बेहद संवेदनशील और दुखद विषय मोरबी हादसा को लेकर उपस्थित हूँ। कल शाम 6:30 बजे यह घटना घटी है गुजरात के मोरबी में। एक हैंगिंग ब्रिज मच्छू नदी में जो है कि वो गिर जाती है और तमाम जो उसके ऊपर भारी भीड़ होती है वो सब नीचे गिर जाते हैं और इस कारण से अकाल मृत्यु के शिकार कम से कम 134 लोग होते हैं। इस आंकड़े की पुष्टि स्वयं गुजरात के गृह मंत्री ने की है। तमाम दूसरे अगर समाचार एजेंसियों की बात करें तो कम से कम मृतकों की संख्या 140 प्लस तो है ही। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर गुजरात जैसे साधन संपन्न राज्य में जहाँ के विकास मॉडल के उदाहरण दिए जाते हैं, आखिर वहाँ पर यह हादसा कैसे हो गया? इस हादसे के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या यह हादसा प्रकृति जनित हादसा है? देखिए, अगर इस पूरे मामले का व्याख्या करते हैं तो इस प्रकृति जनित हादसा इसे कहना बड़ा मुश्किल चीज़ है। अगर ये प्रकृति जनित हादसा नहीं है तो फिर इस हादसे के पीछे के कारण कौन है? क्या इस हादसे के पीछे भ्रष्टाचार है? क्या इस हादसे के पीछे लापरवाही है? क्या तमाम तरह की चीज़ें हैं? हैंगिंग ब्रिज जो झूलता हुआ पुल है, लटकता हुआ पुल जिसे कहते हैं, अगर जो लोग गुजरात से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर वो इसे समझना चाहें तो वो ऋषिकेश के राम झूला और लक्ष्मण झूला के उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला, राम झूला पूरे देश भर में काफ़ी लोकप्रिय है। तो आप देखते होंगे कि उसके ऊपर एक मोटी सी रस्सी होती है और उसी के आधार पे जो है कि पूरी की पूरी पुल टिकी हुई होती है। लेकिन कल गुजरात के मोरबी में जो मुख्य आधार स्तंभ वाला वो रस्सी थी, वो रस्सी ही टूट जाती है। 1897 में इस पुल का उद्घाटन किया गया था तत्कालीन महाराष्ट्र के द्वारा और उस समय इसको माना गया था कि भारत में किस तरह से वैज्ञानिक शैली, साइंटिफिक टेम्परामेंट को लाया गया। 3.5 लाख रुपया लगभग खर्च हुए थे और उस पुल में कभी कोई समस्या नहीं आई थी मित्रों। आराम से वो पुल अबाधित रूप से चल रहा था। 2001 के में गुजरात में भीषण जो है कि वो भूकंप के झटके आए थे, तब यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। ये मैं बातें क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पुल को, इसके नवीनीकरण करने के लिए, इसे मरम्मत के लिए मार्च 2022 में इस पुल का आवागमन को रोका गया था और गुजराती नववर्ष 26 अक्टूबर को इस पुल की शुरुआत की गई थी। 26 अक्टूबर को शुरुआत होती है और 30 अक्टूबर को पुल टूट के भरभरा के मच्छू नदी में गिर जाती है। आखिर क्यों केवल 4 दिन की अवधि में ही पुल ध्वस्त हो जाता है? इसके क्या कारण है, जबकि पहले वो सैकड़ों वर्ष तक चलती रही और उसमें कोई समस्या नहीं आई? आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पुल है किसका, इसका मालिकाना हक किसके पास है? मोरबी पुल का जो मालिकाना हक है वो वहाँ के मोरबी नगर पालिका की है। तो क्या इसके दोषी हम लोग मोरबी नगर पालिका को माने? देखिए, मोरबी नगर पालिका ने मार्च 2022 में इस पुल के रखरखाव की, बाकी तमाम जिम्मेवारी, इसके टोल वसूलने की जिम्मेवारी, इसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी ओरेवा नामक कंपनी को दे दी और ये ओरेवा नामक कंपनी को अगले 15 वर्षों तक के लिए जिम्मेवारी दी गई थी। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या इसके लिए ओरेवा कंपनी जिम्मेवार है? हाँ, ओरेवा कंपनी जिम्मेवार है और ओरेवा कंपनी के विरुद्ध एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंसेस दर्ज भी कर लिए गए। लेकिन क्या केवल ओरेवा कंपनी है जिम्मेवार? तो इन सब मामलों को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी इस प्रकार के कोई ब्रिज बनते हैं या फिर कोई भी पुल बनते हैं तो उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। सवाल उठता है, ये फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देता है? और इस मामले में क्या लिया गया था? यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट लेने और देने वाले लगभग आपस में काफ़ी घनिष्ठ रिश्ते में थे। यानी फिटनेस सर्टिफिकेट देना किसको था? मोरबी नगर पालिका को फिटनेस सर्टिफिकेट देना था। उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था। उन्होंने मोरबी को जो ओरेवा कंपनी को अगले 15 वर्षों के लिए पूरी जिम्मेवारी जरूर दी थी, लेकिन अब उस नगर पालिका का कहना है कि 26 अक्टूबर को जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। बिना उनके जानकारी के कंपनी ने शुरुआत कर दी और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। तो आखिर जब 26 अक्टूबर को ये इसकी शुरुआत हुई, चूँकि मोरबी के ऐतिहासिक हेरिटेज में ये शामिल है और वहाँ पे भारी भीड़ जा रही थी, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर नगर पालिका ने क्यों नहीं जांच की? ये जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि क्या उस पुल को जो स्टार्ट किया गया, कैसे स्टार्ट कर दिया गया? उन्होंने उसको सीलबंद करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? क्या ऐसे कोई प्रयास हुए? बिल्कुल ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए। आज जब हादसा हो चुका है तो फिर नगर पालिका इस हादसे से इनकार कर रही है। ये इनकार करने की एक स्थिति यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रही है। तो इसलिए नगर पालिका ने एक्शन नहीं उठाया। नगर पालिका क्या एक्शन उठाती? नगर पालिका ने तो अगले 15 वर्षों की जिम्मेवारी दे दी थी। ओरेवा कंपनी को लग रहा होगा नगर पालिका से जिम्मेवारी ले ही ली है,
तो यहाँ पे कहीं न कहीं ओरेवा और नगर पालिका के बीच एक छुपी हुई साठगांठ भी हम लोगों को नजर आती है, जिसके कारण ये दुर्घटना घटी है। तो इसलिए ओरेवा कंपनी भी दोषी है, नगर पालिका भी दोषी है, क्योंकि अगर आपने उसको दे दी थी जिम्मेवारी, फिर भी फिटनेस सर्टिफिकेट पे आपको जांच करनी चाहिए थी, वो जांच नहीं हुई। देखिए, मैं इस मामले को गुजरात के मोरबी तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। भारत में एक बहुत बड़ा मामला है कि जो नियामकी एजेंसियां हैं, जो इस प्रकार के चीज़ों के लिए नियमन का काम करती हैं, रेगुलेटर का काम करती हैं, वो इन कामों को कितने गंभीरता से करती हैं कहीं पे भी। अभी दिल्ली के बगल गाजियाबाद में नवरात्रि की पूजा पे मेला लगा हुआ था, और वहाँ पे ऊंचाई से एक झूला जो है वो टूट गया, और वो टूट के नीचे चला आया था। उसमें भी कई लोग घायल हो गए थे। लेकिन जब बाद में पता किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट को लेके, तो उस झूले को या मेला में शायद ही कोई झूला होगा जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त था। इसी प्रकार की एक दुर्घटना नवरात्र के मेले में ही दिल्ली के भीतर भी एक मेले में हुई। वहाँ वृत्ताकार घूमने वाले एक झूले में जो है वो टूट गया। बाद में पता चला उसको भी जो है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं था। तो आखिर क्यों ये एजेंसियां फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य नहीं करती, और झूले लेने वाले लोग मेला बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चला लेते हैं? तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इसके पीछे पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक नेक्सस शामिल है कि ठीक है, हम उसका उतना मरम्मत हम नहीं कराते हैं, काम चलाओ, झूला चल रहा है तो चल ही रहा है। इसी एक्शन में गुजरात की भी वो उस पुल की स्थिति रही, और हम लोग आज एक तरह से हाल फिलहाल के सबसे बड़े एक हादसे का घटनाक्रम सामने में होते हुए देख रहे हैं, जिसमें बच्चे भारी संख्या में शिकार हुए। ये नहीं भूलना चाहिए मित्रों। घटनाक्रम 2 की इसमें ओरेवा कंपनी या फिर बीजेपी के कई तरह के लोगों के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि जो एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जब पुल टूटा है तो उसके पहले कुछ लड़के उसको हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, पैर से वहाँ पे यूं 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 कुछ करके हिला रहे हैं उसे। देखिए, ये एक रोमांस थ्रिलर लेने के लिए युवा करते हैं। अगर आप जाएंगे, जो लोग इस प्रकार के हैंगिंग ब्रिज पे कभी गए हैं भ्रमण करने के लिए, तो अगर आप ऋषिकेश के राम झूला, लक्ष्मण झूला में भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी लोग इस प्रकार से कंपन मचा के उसका आनंद लेते हैं। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये देखना भी प्रशासन का काम है। लेकिन केवल ये कह देना कि कुछ लड़के इस प्रकार की हरकत कर रहे थे और पुल टूट गई, तो ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं। क्योंकि अब जो नई सूचनाएं आ रही हैं, उस सूचना से स्पष्ट होता है कि उस पुल की क्षमता करीबन 100 लोगों की क्षमता थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब दुर्घटना हुई तो उसमें कम से कम 1000 लोग थे, और जो समाचार रिपोर्ट आ रहा है, सरकार है 350-400 आंकड़े तो हर कोई मान रहा है। तो अगर 100 लोगों की क्षमता थी तो फिर इतने ज़्यादा लोग क्यों उस पर ऊपर सवार हुए? क्योंकि जो आप देखेंगे, जो मेन गेट है वहाँ पे एंट्रेंस, जहाँ पे टिकट भी, वहाँ पे टिकट भी कट रहा था, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। वहाँ पे नोटिस भी है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, अंदर जो है कि वो सेल्फी का काम ना करें, तमाम दूसरी तरह की चीज़ें ना करें। उसके बावजूद भी वहाँ पे भीड़ को रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं आया। वहाँ पे टिकटें बेची जा रही थी, वहाँ पे 17 रुपया वयस्क को, 12 रुपया जो है कि बच्चों के टिकटों का। तो टिकट बेचने वालों को तो पता चल रहा होगा, यानी उस एजेंसी को बिल्कुल पता था कि भारी भीड़ थी। और ये तो छोड़ दीजिए टिकट और सीसीटीवी कैमरों की कहानी, जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये भी बता रहे हैं कि पुल टूटने से पहले ही भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। सबों को एक डर लग रहा था, सामान्य लोग भी चिल्ला रहे थे कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को उतारना शुरू कर दिया जाए। तो अगर एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य प्रत्यक्षदर्शी को यह महसूस हो रहा था, तो वहाँ का जिला प्रशासन क्या कर रहा था, वहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, यानी वहाँ के डीएम क्या कर रहे थे, एसपी क्या कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री जो है कि वो देर रात में भी दौरा कर रहे हैं, दिन में भी दौरा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। माननीय प्रधानमंत्री कल मोरबी जाने वाले हैं, अच्छी चीज़ है कि भारी संख्या में लोग जो है कि इसमें पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दुख दर्द काफ़ी जो है कि गहरा है, तो उनको सांत्वना भी मिलना चाहिए। लेकिन जो प्रयास अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, इसका 1% भी अगर पहले कर लिया था तो ये घटना नहीं घटती। हम लोग छोटी छोटी दुर्घटनाओं को नज़रअंदाज करते हैं, बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। सोचिए, भारत जैसे लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे त्रिस्तरीय जो है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें हमारे सांसद भी हैं, तो वहाँ पे एक स्पष्ट है कि मोरबी के सांसद भी हैं, मोरबी के विधायक भी होंगे जो द्वितीय स्तर के लोकतांत्रिक प्रणाली के निर्वाचित सदस्य हैं। अब मोरबी नगर पालिका, वो भी चयनित जनता से है, जिसका फिटनेस देना जिसका काम था, और फिटनेस के बिना अगर चल रहा था तो उसका रोकना काम था। ये सबके सब विफल हुए हैं। वहाँ के सांसद महोदय खुद कह रहे हैं कि उनके 12 करीबी लोगों को उन्होंने खोया है। मैं बिल्कुल उनके साथ, उनके दुख दर्द के साथ मैं भी अपनी संवेदना जोड़ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि प्राथमिक स्तर पे उनसे भी गड़बड़ी हुई है। एक जनप्रतिनिधि होने नाते उनको जो एक तरह से दबाव बनाना चाहिए था इस पूरे मामले को लेके, उसमें वो पूरी तरह से विफल रहे।
तो अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो स्पष्ट है कि नियमन की व्यवस्थाएं काफ़ी विशिष्ट होनी चाहिए। ऐसे मामलों को अगर इसको पहले से अगर इसको रोका जाता, चूँकि अरेवा कंपनी को लेके 2 दावे आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरेवा कंपनी ने 2 करोड़ खर्च किए, कुछ रिपोर्ट आ रहे हैं कि 8 करोड़ खर्च किए। चाहे उन्होंने 2 करोड़ खर्च किए या 8 करोड़ खर्च किए, लेकिन पुल 26 अक्टूबर से शुरू हुआ, 30 अक्टूबर को उसने जवाब दे दिया। स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके पीछे भ्रष्टाचार की गहरी नींव और लापरवाहियों का पूरा समुद्र नजर आता है।